हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं महानंद, एक बार फिर से आपके सामने नए वीडियो के साथ आया। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास बिहार बोर्ड के कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए प्यारे साथियों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी के पास हमारे जो नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो वीडियो आपके सामने दोस्तों, ये प्रश्न जो आपके सामने है, देखिए क्या प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। देखिए प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है, चाकू से काटने वाला धातु, ऐसा कौन सा धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोडियम और लिथियम। इसके अलावा एक और धातु है जिसे हम पोटेशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम। तो टोटल 3 ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम पहला हो गया, दूसरा हो गया लिथियम, तीसरा हो गया पोटेशियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये 3 धातु ऐसा है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये CnH2n+2 जो सूत्र है वो एल्केन का सामान्य सूत्र है। किसका है? एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, प्रश्न संख्या कितना है? 3। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कौन सा थोथा जी? नीला थोथा। तो इसका सूत्र जो होता है CuSO4 × 5H2O। क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। याद रखेंगे, CuSO4 × 5H2O होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? कौन सा स्तंभ है? उदग्र स्तंभ। तो आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ होता है उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। याद रखेंगे, वर्ग की कुल संख्या कितना होता है? 8। कितना होता है? 18 कितना होता है? वर्ग की कुल संख्या कितना होता है? 18। याद रखेंगे, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं और वर्ग की कुल संख्या कितना? 18। कितना है? 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, पूछा गया क्वेश्चन 5 नंबर हो गया। 5 नंबर है, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी का जो क्षैतिज स्तंभ होता है उसे कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं आवर्त और उदग्र स्तंभ को कहते हैं वर्ग। उदग्र में जो होगा उसे कहेंगे वर्ग, उदग्र को क्या कहेंगे? वर्ग। और क्षैतिज में जो होता है उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज में जो है उसे हम कहेंगे आवर्त। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर देखिए लिखा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं वो कैसा होता है? तो वो मेरे साथियों क्षारीय होता है। कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो कैसा होता है? क्षारीय। याद रखेंगे, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में जो भी तत्व है वो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? बताइए क्या होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए ध्यान से, सोडियम जो कार्बोनेट है उसका सूत्र था Na2CO3। क्या सूत्र था? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंगल बॉन्ड CHO किस कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील मूलक है? तो सिंगल बॉन्ड जो होता है CHO, ये एल्डिहाइड, किसका है? एल्डिहाइड जो कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील मूलक है। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है सिंगल बॉन्ड CHO किस कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील मूलक है? तो एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? तो हीरा। कौन सा होता? हीरा प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर तत्व होता है। क्या होता है? हीरा। क्या होता? हीरा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, ध्यान से देखेंगे, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व, तो पहला आपका हीलियम है, दूसरा क्रिप्टन है, तीसरा रेडोन है और चौथा आर्गन है।
तो हीलियम, क्रिप्टन, रेडॉन, आर्गन, ये जो है ये सब अक्रिय तत्व है। कौन तत्व है? अक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न 11 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में सजाया गया? यानी कि आधुनिक जो आवर्त सारणी, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें तत्वों को किस क्रम में सजाया गया? तो परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। किस क्रम में सजाया गया? परमाणु संख्या के क्रम में। फिर देखिए क्वेश्चन एक आता है, हीलियम कैसा तत्व है? आप सभी को पता होगा हीलियम या तो अक्रिय बोल सकते हैं या तो निष्क्रिय बोल सकते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय होगा या तो निष्क्रिय होगा। अगला प्रश्न कहता है, देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है आपके सामने, देखेंगे ध्यान से, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? क्या पूछा गया? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो सॉरी, कौन सा अधातु होगा विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन सा होता है? यहाँ पे धातु ना होकर क्या होगा? अधातु। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत का सुचालक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो यहाँ पे जो 7 लिखा गया ये मिस्टेक से लिखा गया। आवर्त सारणी में कुल कितना वर्ग है? 18। कितना वर्ग है? वर्ग की संख्या 18। कितना होता है? 18। आवर्त सारणी में कितना वर्ग होता है? 18। और ये जो 7 है, ये 7 क्या होता है? आवर्त। आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या तो कितना होता है? 7। और वर्ग कितना होता है? वर्ग होता है 18। कितना होता है? 18। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो उदासीन जो विलयन है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। कितना होता है? 7 के बराबर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब शुरू किया था? तो बाघ संरक्षण योजना 1973 में किया था। कब किया था? 1973 में। कब किया था? 1973 में। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस मतलब जहाँ एनर्जी जमा रहता है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और यहाँ जो ऊर्जा जमा होता है, ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा जमा होता है वो ATP के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? ATP के रूप में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के, क्या प्रश्न है? किस प्रकार के, देखिए प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में, किस प्रकार के, ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है, देखिए किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है? यानी कलिका क्या निकलता है? किस प्रकार के जनक में जनन में शरीर के कलिका निकलता है? तो वो है मुकुलन। कौन सा? मुकुलन एक ऐसा जनन है जिसमें कलिका बाहर निकलता है। अगला कहता है, ध्यान से देखेंगे, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। वृक्क एक ऐसा तंत्र है जो उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। प्रश्न पूछा गया है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो पहला तो CO2 आवश्यक है, दूसरा क्लोरोफिल आवश्यक है, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा क्या है? जल। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल, ये सभी जरूरी है इसके लिए, स्वपोषी के लिए। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं या फिर सिनेप्स भी कहते हैं। दो तंत्रिका तंत्र के बीच जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं या तो सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न जो है ये है, फूलों में नर प्रजनन क्या होता है? पुंकेसर। क्या होता है? फूलों में जो नर अंग होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। फिर प्रश्न आपके सामने है, उपभोक्ता के श्रेणी में किसे रखेंगे? तो हरे पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। जितने भी हरे पेड़ पौधे सभी क्या है? उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है किसमें? तो फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? नाम है पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधे में जनन जो होगा फूलों के द्वारा होगा। अगला प्रश्न है, पादप में जल का वहन कौन करता है? पादप मतलब पेड़ पौधा, उसमें जाइलम करता है। कौन करता है? पेड़ पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम।
अगला प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल बनता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है। इसका सही आंसर होगा अंडाशय। कौन सा होगा? अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल बनता है तो कौन सा बनता है? अंडाशय। कौन सा बनता है? अंडाशय। कौन सा बनता है? अंडाशय। अगला प्रश्न है सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितना होता है। तो देखिए मानव के बारे में पूछा गया है। सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितना होता है मनुष्य में? तो 46। कुल पूछा जाए गुणसूत्र कितना तो 46 कितना होता है गुणसूत्र। अगर पूछा जाए मनुष्य में सिर्फ, तो मनुष्य में अगर पूछा जाए तो मनुष्य में कितना होता है? मनुष्य में अगर पूछ दिया जाए तो टोटल 46। अगर जोड़ा में पूछ दिया जाए, जोड़ा में तो कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है लिंग गुणसूत्र का पूरा जोड़ा पाया जाता है। यानी कि लिंग गुणसूत्र का पूरा जोड़ा किस में पाया जाता है? स्त्रियों में। किस में पाया जाता है? स्त्रियों में। चलिए देखते हैं कैसे पाया जाता है। आप लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र जो होता है यह है नर, यह है मादा। आप लोग पढ़ेंगे नर में जो होता है गुणसूत्र ये होता है एक्स और वाई, और मादा में होता है एक्स एक्स। देखिए ये जो जोड़ा में पाया जाता है, तो वही पूछा कि आखिर किस में जो होता है लिंग गुणसूत्र जोड़ा में पाया जाता है। जोड़ा में किस में? मादा में। मादा को क्या कहा जाता है? स्त्री। तो लिंग गुणसूत्र जोड़ा में किस में पाया जाता है? स्त्रियों में। अगला क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं। यानी कि पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कण होता है। क्या होता है? पराग कोश में क्या होता है? पराग कण। अगला प्रश्न है स्त्री केसर के, यहाँ पे होगा के, स्त्री केसर के यहाँ पे धारी लिखा गया होगा आधारीय। आधारीय। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अंडाशय। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। याद रखेंगे स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। तो चलिए ये वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।